पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें हम लोग स्व प्रेरण पढ़ रहे थे। स्व प्रेरण, तो थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। स्व प्रेरण में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक कुंडली होता है। कुंडली मतलब कि ऐसे तार लपेटा हुआ हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा कुंडली हो गया। और इस कुंडली में जब हम धारा का प्रवाह करते हैं, जैसे मान के चलिए इसको हम एसी सोर्स से जोड़ दिए, अल्टरनेटिंग करंट से जोड़ दिए, और जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो कुंडली क्या करता है, ये कुंडली एक नया धारा बना लेता है। ये धारा इधर से चला, ये धारा इधर गया, तो ये कुंडली क्या करेगा, एक नया धारा उल्टा दिशा में बनाएगा और इसी का विरोध करने लगता है। ये धारा जैसे इसमें जाता है तो इसको रोकने का काम करने लगता है। तो ये जब रोकने का काम किया तो हम कहेंगे ना कि ये बढ़ने में, धारा के बढ़ने का विरोध कर रहा है। अगर हम इसको एक बल्ब से जोड़ देते, मान के चलो इसके आगे हम एक बल्ब लगा देते हैं, यहाँ ये बल्ब का फिलामेंट ये बल्ब से जोड़ दिए, तो बल्ब जो होगा वो देर से जलेगा, अब बुझेगा भी तो क्या होगा, देर से। स्विच अगर हम ऑफ भी कर दें तो बल्ब थोड़ा देर से बुझेगा और देर से जलेगा। क्यों? क्योंकि धारा के बढ़ने का भी ये विरोध करता है कुंडली, और घटने का भी विरोध करता है। और घटने और बढ़ने के इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण बोलते हैं। इतना हम लोगों ने पढ़ा था। अब एग्जाम में तुमको इसका उदाहरण पूछता है कि स्वप्रेरण के कुछ उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो इसका उदाहरण हम लोग समझेंगे। स्वप्रेरण के उदाहरण तो क्या उदाहरण हो सकता है, तो ध्यान से समझना है। अभी हम बल्ब वाला बात बताए हैं ना, बताओ। कुंडली था, कुंडली में हम क्या जोड़े थे, एक बल्ब। ये बल्ब का फिलामेंट हो गया, ये बल्ब हो गया, जोड़ दिए। जोड़ने के बाद क्या होगा कि हम यहाँ पे एसी सोर्स से जोड़ेंगे, यहाँ एक स्विच देंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये स्विच हो गया या कुंजी बोल सकते हो कि, और ये एसी हो गया, अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा। बताओ बल्ब देर से जलेगा या उसी वक्त जलेगा जब धारा प्रवाहित करेंगे? क्यों जलेगा देर से? स्वप्रेरण के कारण। समझ में आया? अगर हम स्विच ऑफ कर दें तो बल्ब उसी वक्त बुझ जाएगा या देर से बुझेगा? कारण सब। अब इसी बात को हम लोग को लिखना हो तो कैसे लिखना चाहिए? अच्छा, एक और चीज़, इसमें एक और तार जोड़ दे रहे हैं, सीधा सीधा तार। ये तार जो है एकदम सीधा है, और इसमें एक हमने ये फिलामेंट लगा दिया, ये बल्ब हो गया, सीधा सीधा वायर है, इसमें कनेक्ट कर दिया। अब बताओ इन दोनों में जल्दी कौन जलने वाला है? तो ये सीधा तार में जुड़ा हुआ है, और ये किस में जुड़ा हुआ है? कुंडली में, चाहे टेढ़ा तार बोल सकते हो, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कुंडली। इसी चीज़ को हम लोग कुंडली को थोड़ा सा और लंबा कर दें, ऐसे फैला दें पूरा, तो इसका नाम परिनालिका हो जाएगा, ठीक है। तो परिनालिका भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो? कुंडली। कुंडली में क्या होता है, तार बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं, परिनालिका में तार क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, लेकिन सब में तो मोरा ही रहता है। तो परिनालिका भी लगा दो तो भी बल्ब देर से ही जलेगा। तो हम लोग इसमें लिखते कैसे हैं, इससे तुलना करके लिखते हैं। सीधे तार के तुलना में कुंडली वाले जो बल्ब होते हैं वो देर से जलते हैं और देर से बुझते हैं। अब इसी बात को मुझे लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे कि सीधे तार में जुड़े बल्ब के तुलना में कुंडली में जुड़ा बल्ब देर से जलता भी है, हाँ देर से जलता भी है और बुझता भी है।
इसका कारण क्या है? इसका कारण स्वप्रेरण है। बोलो, ये बात समझ में आया? एक उदाहरण ये हो गया। एक और उदाहरण, हम 3 उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। दूसरा उदाहरण मोटर। मोटर जैसे कि पानी जिससे खिंचाता है, घरों में जिस मोटर लगा हुआ होगा, तो आप स्विच जैसे ही ऑन कीजिएगा, जैसे ये ऑन ऑफ है, तो स्विच जैसे ही ऑन करेंगे अंदर से चिंगारी निकलता है, स्पार्क। काहे निकला? जैसे मान के चलो एक कुंडली है, अब इस कुंडली में एगो सीधा तार है, इस जगह पर हम लोग क्या जुड़े हुए हैं? मोटर। यहाँ कनेक्ट कर दिए हैं मोटर। मोटर में से 2 तार निकलता है, ये तो मोटर के भीतर से निकला हुआ है। अब इसमें रहता है तुम्हारा इस टाइप का, अब ये दोनों तार एक साथे रहेगा, एक साथ अंदर लपेटा हुआ, और इसमें से तुम्हारा एक प्लग टाइप का निकलेगा, इस टाइप का, ऐसा, और यहाँ से ऐसे खोसने वाला रहता है, ऐसा रहता है खोसने वाला। इसमें 3 गो पिन रहता है असल में, यहाँ पर आपका 3 गो पिन रहेगा। एक मोटा पिन रहता है, 2 गो छोटा छोटा ऐसा रहता है पिन खोसने वाला। जब खोसते हैं, ऑन करते हैं, तो यहीं से क्या निकलता है? चिंगारी निकलता है। काहे निकलता है? तो कारण, बल्ब में क्या देखे, धारा यहाँ से चला, जब धारा यहाँ से चला तो दोनों में से है तो सीधा रास्ता था, करंट बड़े आराम से चला गया। लेकिन ये रास्ता कैसा था? टेढ़ा था। तो जो टेढ़ा है वो रोकने का काम करेगा कि नहीं मत बहो। समझ में आया? तो जब रोकेगा तो ये देर से जलेगा। ये बात बुझाया? उसी तरह से तो अब इतना तो हम जान गए कि धारा जब आएगा तो ये कुंडली क्या करेगा? ये धारा को रोकेगा। अब जैसे ही हम इसको खोसेंगे तो यहाँ से जो धारा बहेगा, यहाँ से जो धारा चला, तो इस धारा को कौन रोक दिया? कुंडली क्या किया? धारा को रोक दिया। अब बताओ धारा में कौन सी ऊर्जा है? धारा में कौन सी ऊर्जा है? विद्युत ऊर्जा है। वेरी गुड। देखो तो चाय पिलाते पिलाते बता दिए आंसर, थैंक यू। धारा में कौन सी ऊर्जा है? विद्युत ऊर्जा। ये बताओ ऊर्जा को नष्ट कर सकते हो? आए? नहीं कर सकते। तो बताओ यहाँ तो विद्युत ऊर्जा बेचारा यहाँ आ गया है वो, अब ये जाना चाहता है इधर, कौन रोक रहा है इसको? तो क्या इस ऊर्जा का क्या होगा? तो ऊर्जा तो नष्ट नहीं हो सकता, ऊर्जा पर ऊर्जा इधर से आ रहा है। अब यहाँ जगह भी नहीं है ऊर्जा को रोकने के लिए, तो कुछ तो होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होती है, लेकिन वो अपना रूप बदल लेती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। कई एक रूप हैं इसके। अब जैसे आप देखिए मोमबत्ती जलाते हो, तो मोमबत्ती जलाते हो तो मोम में कौन सी ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, उसमें मिला हुआ है। अब वो भाई उसके पास बहुत सारा एनर्जी है, उसको तुम जैसे ही आग जलाए तो 2 गो चीज़ तुमको मिलेगा, एक तो गर्मी मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा? प्रकाश मिलेगा। मान लो कि ये मोमबत्ती है और इस मोमबत्ती के अंदर 100 जूल की एनर्जी है। अब ये 100 जूल कौन सी ऊर्जा है? रासायनिक, केमिकल एनर्जी। जला दिए, जैसे ही जलाना शुरू किए तो यहाँ से 2 चीज़ तुम्हारा निकला, एक लाइट निकला मतलब प्रकाश, और दूसरा क्या निकला? हीट एनर्जी यानी ऊष्मीय ऊर्जा। 100 जूल निकला है। अगर हम तुमसे कहें कि दोनों में ज़्यादा कौन निकलेगा? प्रकाश। तो प्रकाश मान के चलो 70 जूल निकल रहा है, तो ये कितना निकलेगा? 30 जूल। बोलो जोर के 100 आ गया कि नहीं? यानी ऊर्जा तो खत्म नहीं हुआ, ऊर्जा का रूप बदल गया, लेकिन दोनों को जोड़ के देखा जाए तो फिर 100 आएगा। यही है ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता है। तो अब हम तुमसे ये पूछें कि ऊर्जा यहाँ से चला, कौन सा ऊर्जा चला? विद्युत ऊर्जा। 100 जूल यहाँ पे चला है, 100 जूल यहाँ पे चला, ये रोक दिया कुछ देर के लिए कि नहीं जा सकते, लेकिन ये मान नहीं रहा है, रास्ता तो हिला ही है, तो धीरे धीरे जाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन एक वेग से ज़्यादा ऊर्जा यहाँ पे आता है, बहुत ज़्यादा इधर से स्विच से, और जैसे ही बहुत ज़्यादा ऊर्जा यहाँ आता है
तो इसको जाने का रास्ता नहीं मिलता। तो इस 100 जूल में से कुछ जूल जो होता है ये 2 एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे उधर लाइट में कन्वर्ट हुआ है तो लाइट में भी कन्वर्ट होगा। तो लाइट में जब कन्वर्ट होगा तो उसी को हम बोलते हैं कि चिंगारी निकल रहा है। बोलते हैं चिंगारी जैसा निकलता है, स्पार्क निकलता है, इसको स्पार्क बोल सकते हो, या आग होगा कि आग निकल रहा है ऐसे बोलते हैं। आग निकलेगा तो गर्मी भी तो निकलेगा। समझ में आया? कभी कभी हम लोग डर जाते हैं कि जा जर गल का, मोटर खराब हो गया का, लेकिन सीधा सीधा जोड़ेंगे तो जरेगा नहीं। उसका नेचर है कि इसमें कुंडली लगा है। तुम लोग आज के बाद कोई भी ऐसा चीज़ देखो, जैसे कि घर में इंडक्शन चूल्हा है अगर, तो उसमें भी ये रहता है, उसको भी जब तुम लोग ऑन करोगे तो चिंगारी निकलेगा। काहे निकल रहा है यही तो तुमको समझना है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि उसमें लगा है अंदर कुंडली। कुंडली को कैसे पहचानोगे? कैसा होता है कुंडली? कुंडली कैसा होता है? टेढ़ा होता है। जाओ कुंडली रखा हुआ है लेके ले जाओ। छोटका टेबल बनू, छोटका टेबल वाला सीन काटे के पड़ी तो छोटका टेबल के नीचे हम लोग अभी समझ रहे हैं प्रतिरोध बॉक्स में दोहरी तार की कुंडली का प्रयोग स्वप्रेरण के प्रभाव को खत्म करने के लिए करते हैं। तो 2 समस्या है आपका यहाँ पर। एक समस्या प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है और दूसरा समस्या दोहरी तार। ठीक, ध्यान से सुनो। पहले समझो प्रतिरोध बॉक्स कैसा होता है और इसका काम क्या होता है। ये जो सामने दिख रहा है ये प्रतिरोध बॉक्स है, देखने में बॉक्स के जैसा लग रहा है। और इसमें आपको जो ये चीज़ दिख रहा है ना, इसको हम लोग की चाबी बोलते हैं, चाबी। इसको चाहें तो आराम से ऊपर निकाल सकते हैं ऐसे करके। ये जितना भी देख रहा है सभी चाबी है। इस दोनों में तार लगाया जाता है, ठीक है। 2 तार निकालते हैं, एक तार इधर से निकल जाएगा, एक तार इधर से निकल जाएगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इसका यूज क्या है, क्या ज़रूरत है इसका? तो यूज देखिए क्या बताते हैं आपको। मान लीजिए कि आपको मतलब प्रतिरोध लगाना है किसी चीज़ में। प्रतिरोध हम लगाते क्यों हैं? प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, धारा को रोकना। अगर आप धारा के प्रवाह को कम करना चाहते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए आपके पास पाइप है, मोटर है, और कहीं पर पानी आपको गिराना है या पटाना है पानी। तो पानी की मात्रा ज़्यादा करनी है या दूर तक फ्लो कराना है, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा? हाँ, पाइप में दबाने का, प्रेशर बनाने के लिए दाब देते हैं। अगर हम ये कहें कि खेत में पानी पहुंचाना हो और हमारे पास मोटा पाइप है और जो मोटर का चाल है उसको हम घटा या बढ़ा सकते हैं, तो मोटर के चाल को बढ़ा देंगे तो पानी बहुत तेज़ी में बहेगा, और मोटर के चाल को कम कर देंगे तो पानी कम फ्लो होगा। समझ में आया? लेकिन हम ये कहें कि अगर बहुत तेज़ी में पानी फ्लो हो रहा है, मोटर के चाल को बढ़ा दिए, पाइप एकदम खेत में जाकर पानी खूब बढ़िया से बह रहा है, लेकिन कोई क्या करे कि बीच में से ही जा कर के कोई पाइपे पर लात ध दे, आ लात धैले रहे, तो बताओ क्या होगा? तो लात उसका काथी का काम किया? प्रतिरोध का। वो पानी के फ्लो को कम करना चाहा। तो बस वही काम कि धारा अगर बह रहा है, करंट अगर बह रहा है, जैसे कि इसमें ये बल्ब जल रहा है, पैनल चल रहा है, हम चाहते हैं कि धारा के फ्लो को कम कर दें। कभी कभी देखता होगा कि लाइट रहता है या वोल्टेज कम हो जाता है। तो वोल्टेज कम हो जाने के पीछे रीज़न यही हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से प्रतिरोध बढ़ गया है, रुकावट बढ़ गया है। अगर आपको ज़रूरत हो रुकावट का, यानी धारा को रोकने की ज़रूरत हो, धारा को कम करना चाहते हैं आप, तो उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रतिरोध। अब यहाँ ठीक से देखिएगा तो यहाँ 50 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, ये सब ओम है। 50 ओम, 20 ओम, 20 ओम, 10 ओम। जिसके सामने 50 लिखा हुआ है वो 50 ओम का चाबी है, और जिसके सामने 20 लिखा हुआ है वो 20 ओम का चाबी है। ये गजब का चाबी है। ये चाबी लगाने से काम नहीं करता है, चाबी निकालने से काम करता है।
इहो बात याद रखिएगा। आपको लगेगा कि वो चाबी लगा देंगे तो काम करेगा। मान के चलिए कि आपको चाहिए 50 ओम किसी परिपथ में जोड़ना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ दोनों से तार निकालना होगा, जोड़ देना होगा, एक तरफ से इधर एक तरफ से इधर, जोड़ दिए। अब आपको 50 ओम चाहिए तो क्या कीजिएगा, चाबी लगाइएगा कि निकालिएगा, 50 ओम वाला निकाल लेना है। समझ में आया। अब सवाल ये भी आ रहा होगा दिमाग में कि सर क्यों निकालेंगे, क्यों निकालने से कैसे काम करेगा, तो हम बताते हैं। हई जॉन देख रहे हो, ये जो कलर है ये ऐसा नहीं लग रहा कि तांबा का कलर है, तो हई जितना ही देख रहा है सब, ये सब तांबा से बना होता है, नीचे वाला लकड़ी से बना होता है। हई जॉन देख रहे हो ये तांबा का बना है प्योर एकदम। इसके बीच में बस इसको ठीक से समझो, यहाँ देखो हई जगह देख रहा है सब, थोड़ा सा जगह खाली है, इसमें हल्का जगह खाली रहता है, हल्का माने सटा हुआ नहीं रहता है, दोनों ये दोनों थोड़ा थोड़ा दूरी पर रहता है। अब देखो क्या होगा, चाबी जब हम लगा देंगे तो हई आ हई दोनों इस चाबी में सट जाएगा, बात बुझाया। जब सट जाएगा तो धारा का प्रवाह इसमें होने लगेगा कि नहीं, माने कंडक्टर बन जाएगा कि नहीं, और निकाल देंगे तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो अब मुद्दा ये है कि 50 ओम का ये काम कैसे करेगा अगर हम चाबी निकाल देंगे। तो ध्यान से समझिएगा, बॉक्स के भीतर इधर से इधर, इस तरफ से इस तरफ एगो तार जुड़ा हुआ रहता है, और वही तार कैसा रहता है, इस टाइप का, ऐसा। समझ में आया। इसमें से ऐसे ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए इसमें कनेक्ट अंदर से, समझ में आया। और यही तार का प्रतिरोध कितना होता है, 50। अब ध्यान से सुनो, एक तार अंदर से है, एक तार बाहर से है, और वो तार कौन है, ये जो देख रहा है सब चॉकलेट जैसा, ये दोनों लेकिन थोड़ा सा दूरी दूरी पर है। अब सोचो इसको सटा देंगे तो तांबा जो है विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है, इसका प्रतिरोध लगभग बहुत कम होता है। समझ में आया। तो इसका प्रतिरोध बहुत कम है, और इसका प्रतिरोध क्या है, ज़्यादा है। कितना है, 50। तो अगर 50 है और ऊपर का प्रतिरोध बहुत कम है, तो अगर हम चाबी निकाल देंगे तो धारा इससे नहीं बहेगा, किससे बहेगा, नीचे वाले से, और नीचे वाले में प्रतिरोध कितना, 50। अब बुझाया। अगर हम चाबी लगा देंगे तो धारा किससे बहेगा, ऊपर से, क्योंकि नीचे प्रतिरोध ज़्यादा है तो धारा उधर ही से बहेगा, पानी उधर ही से ज़्यादा बहेगा, जिधर ज़्यादा फाका हो, ज़्यादा रुकावट होगा तो उधर से बहेगा नहीं। तो बोलो इसमें चाबी निकालेंगे तो काम करेगा, या फिर चाबी डाल देंगे तो काम करेगा। हाँ, ये प्रतिरोध बॉक्स का खासियत है, इसको प्रतिरोध बॉक्स कहेंगे क्योंकि अब सब में कहीं 5 ओम लिखा होगा, कहीं 10। अच्छा, तुमको 70 ओम का जरूरत है, तब क्या करोगे, एगो 50 निकाल देंगे, एगो 20 निकाल देंगे। तो श्रेणी क्रम में आप R1 + R2 + R3 फॉर्मूला पढ़े हो, तो ये सब श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। समझ में आया। तो 50 और 20 70 हो जाएगा। बुझा गया। तो इसी डिवाइस को हम लोग प्रतिरोध बॉक्स कहते हैं। लेकिन मेन सवाल पर तो हम लोग अभी नहीं किए, क्या चीज़ था, सवाल क्या था भाई, अभी तो प्रतिरोध बॉक्स ही बता रहे थे। प्रतिरोध बॉक्स में दोहरी तार की कुंडली का प्रयोग स्वप्रेरण के प्रभाव को खत्म करने के लिए होता है। अब यहाँ समझना है कि प्रतिरोध बॉक्स में दोहरी तार का प्रयोग क्यों होता है। तो दोहरी तार के कुंडली का प्रयोग, तो दोहरी तार के कुंडली का प्रयोग मतलब ऐसे एगो कुंडली हो गया, ठीक है, और इसी में एगो और कुंडली एकदम एकरे बगल में ऐसे दोहरी तार हो गया। दोहरी तार माने दूगो ऐसे, इसका ही प्रयोग किया जाता है नीचे, यहाँ पर इस जगह पर ऐसे करके इसमें नीचे की ओर कनेक्ट रहता है ऐसे दोहरी तार। अब ऐसा क्यों, तो इस कारण को बढ़िया समझिए कि दोहरी तार की कुंडली का प्रयोग क्यों किया गया। अगर एगो तार रहता, ठीक है, तो धारा इसमें बहता, जब धारा बहता तो आपको हम बोले ना कि धारा जब इसमें जाता है तो धारा का विरोध होता है, ये धारा को जाने नहीं देता, बात बुझे। और जाने के लिए एगो चाहिए ना धारा रोकने वाला, तो इधर से धारा आएगा तो ये कुंडली खुदे अपने आप एगो धारा बना देगा इधर से जाने के लिए, बात बुझाया। तो ये बन गया दुश्मन इस धारा का। अब जब ये दुश्मन बन जाएगा इस धारा का, तो इस धारा को अच्छे से फ्लो नहीं होने देगा,
है ना। और हमको अच्छे से धारा को फ्लो भी करवाना है, लेकिन एगो दुश्मन पैदा हो गया है, इसको मारना जरूरी है। तो का उपाय करें? तो एगो उपाय है, एगो यही जगह एगो और कुंडली लगा दिए। जैसे ही एगो और कुंडली लगा देंगे, समझ में आया? तो इसमें होगा क्या कि धारा का जैसे ही फ्लो होगा तो जो दुश्मन हमारा जन्म लेगा वो चला जाएगा दूसरे वाले तार में। समझ में आया? एगो वाला बड़े आराम से फ्लो हो जाएगा। तो बोलो, दुश्मन को अलग कर दिए, हम साइड कर दिए, और इससे हमारा काम बन गया। तो दोहरी तार जो स्वप्रेरण की घटना उत्पन्न हुई, इसमें नया जो धारा बना, उस धारा को हम साइड में कर दिए। किस वजह से? दोहरी तार के कुंडली का प्रयोग करके। परीक्षा में ये बहुत बार पूछता है कि प्रतिरोध बॉक्स में दोहरी तार के कुंडली का प्रयोग क्यों होता है। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? तो आंसर हम तुमको बता चुके हैं। यहाँ देखो, प्रतिरोध बॉक्स में दोहरी तार के कुंडली का प्रयोग स्वप्रेरण के प्रभाव को खत्म करने के लिए होता है। समझ में आया? तो इससे क्या है कि 50 ओम का जो है वो 50 ओम रहेगा, जो 20 ओम है वो 20 ओम पर ही रहेगा, उसका कोई अथी नहीं होगा, नहीं तो प्रतिरोध बॉक्स खराब हो जाएगा। ठीक है। एक और चीज़ बताना चाहेंगे, कुंडली के अलावा रजिस्टेंस मतलब कार्बन प्रतिरोध का भी प्रयोग होता है। मतलब इसके जगह पर आपको याद होगा, मैं ऐसा आप लोगों को पढ़ाया था जहाँ पे अलग अलग कलर होता है, याद है? ऐसा कलर होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। तो कुंडली के जगह पर कार्बन प्रतिरोध भी प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ में? प्रतिरोध बॉक्स में। नीचे की तरफ जो तार हम ऐसे जोड़े हुए हैं ना, उसके जगह पर ये भी जोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये भी तो प्रतिरोध ही है। तो इस तीनों का प्रयोग किया जाता है। चलो, इतना बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद बढ़िया से समझो। इसके बाद हम लोगों को अब समझना है स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक, या इसको बोल सकते हैं स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस। अब ध्यान दो, ये क्या चीज होता है? हम तुम्हारे सामने कुछ कुंडली बना रहे हैं, बताना। एक कुंडली नहीं, कुंडला है, बहुत बड़का हो गया। हई कथी है? कुंडला के बेटी, देखो बहुत छोटा है। तो ये 3 गो कुंडली तुमको नजर आ रहा होगा। बबी देखा नहीं से धरा दे मेरे। अच्छा चलो, अब बताओ, ये सब जितना कुंडली देख रहा है तुम लोग, इसमें धारा का विरोध ज्यादा कौन करेगा? सबसे नीचे वाला। नालायक सब है, इतना बड़ बनाए हैं। हाई करेगा सबसे ज्यादा, क्योंकि ये ज्यादा बड़े साइज में है। समझ में आया? इससे कम विरोध ऊपर वाला, सबसे कम विरोध। अच्छा बुझाया? कभी कभी ऐसा नहीं है कि अंदाजे पर मार दिए कि ये हो जाएगा। देखो जो ज्यादा बड़ है, देखेंगे नजदीक नजदीक दिखाए हम। तो मैं ये बोल रहा था कि सारे कुंडली एक जैसे विरोध करेंगे कि अलग अलग करेंगे? अलग अलग कर दिए, तो यही झमेला उत्पन्न हो गया कि जब अलग अलग करेंगे तो कौन कितना करेगा, ये तो नहीं ना पता है कि कौन कितना विरोध कर रहा है। बस जितना विरोध करे उसी का नाम क्या है? स्वप्रेरण गुणांक। अब इस विरोध को हम लोग कैसे पता करते हैं? तो समझिए, जब आप इसमें धारा प्रवाहित कीजिएगा, जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होगा, तो धारा जैसे ही इसमें अंदर जाता है तो क्या करता है ये चीज बढ़िया समझना है। ये धारा अंदर गया तो ये भाई साहब का किए कि इनको रोकने लगे। तो ये रोके कैसे? तो लेंज का नियम याद करो कि अगर इसमें धारा बहना चाह रहा है, ठीक है, तो ये उसी का विरोध करने लगता है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है। याद आया? भस्मासुर वाला कहानी बताए थे। भस्मासुर को शिव जी ने क्या किया? वरदान दिया। वरदान दिया कि जो जौना पर हाथ रख देवे वो खत्म, राख हो जाए। तो कि अच्छा रउओ पर रख देम तो हम वो हो जाए।
तो चलिए तब आप ही पर धो देते हैं। अब उस शंकर जी के शिव जी के रखेदने लगा। अब भस्मासुर जो है वो रखेद रहा है और शिव जी दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, वो आगे आगे और शंकर भगवान पीछे पीछे। तो बताओ, जिससे उसका अस्तित्व है, भस्मासुर को वरदान कौन दिए? शिव जी। अब शिव जी आगे आगे भाग रहे हैं क्योंकि लई तो हमरे के मुँह को फेरने लग गए। के पीछे पीछे? कबो कबो पीछे हो जाते थे, काहे कि उनकर बेटो साथे था ना गणेश भगवान, तो उहे बचैलन। विष्णु जी भी थे। तो मैं देखो, उनको सब कोई मिल करके बचाने का काम किया, लेकिन मेन चीज यहाँ पे ये समझना है कि शंकर भगवान, मेन कहानी यहाँ से समझना है कि मेन कहानी क्या है। शंकर भगवान से अस्तित्व किसका? भस्मासुर का। तो भस्मासुर का सोचा कि रुको मुआइए देता नहीं, तो भस्मासुर, यहाँ पे देखो शंकर भगवान कौन है? अरे है धारा, समझ में आया? भस्मासुर कौन है? कुंडली, ये है, समझ में आया? अब कुंडली को ये एनर्जी देने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये कहता ना, वो नहीं रहा। समझ में आया? तो ये विरोध करने लगा। अगर ये विरोध कर रहा है तो कैसे कर रहा होगा, इस चीज को समझते हैं। तो जैसे ही ये धारा गया तो ये अपना में से सब त्रिशूल निकाले लगे एकदम। त्रिशूल निकाले के मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, जो निकल रहा है वो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखा के समूह को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स। कालिदास वाला कहानी जानते हो? बोलो, कालिदास के शादी केकरा से भरे? हाँ, सही बोला, एगो उनका मेहरारू से भरे। तो कालिदास के मेहरारू के जब शादी सेट होत रहे तो उनकर मेहरारू बहुत विद्वान रही। समझ में आया? तो कालिदास के शादी सेट कर, कालिदास तो कालिदास था, पूरा बेवकूफ़ था वो। अब शादी सेट करावे के रहे तो उनकर 5 गो प्रश्न रहे कि भाई हमारे प्रश्न का कोई भी अगर हमसे शादी करना चाहता है, मेरे 5 प्रश्नों का जवाब दे देगा तो हम उससे शादी कर लेंगे। तो मतलब उनका बीवी का प्रश्न था। तो बीवी ने कालिदास से सवाल कैसे पूछा? देखो, बिना बोले हुए सवाल पूछा। बिना बोले हुए, जैसे कि ऐसे मतलब उंगली दिखाई, एक उनकी मेहरारू जो है एक उंगली दिखाई, तो ये क्या करे कि 5 गो दिखा दिलक। आई जब 5 गो दिखैलक तो ओकरा बाद ही का कहे कि ओ झापर मारे कहती है। तो ये कहलक कि हाई देखिए, उनकर कहे के मतलब है कि पूरा सृष्टि 5 तत्वों से बना है ना, और 5 तत्वों से मिल करके ही पूरा सृष्टि बना हुआ है। तो ये सृष्टि जो बनी हुई है तो ये सब आकर के कहाँ मिलता है? तो ये कालिदास दूसरे समझ लिया था, उनका कहने का मतलब कुछ और था। तो कहने का मतलब है कि वो कुछ और समझ रही है, ये जैसे ही समझा कि अरे ये तो झापर देव के मारे कहते हैं, तो रुका हम मुक्का दिखाई देता नहीं था, मुक्का दिखैला तो वो समझ ली कि वो 5 तत्व मिलते हैं तब किसी चीज़ की उत्पत्ति। जैसे हम लोग जो है 5 तत्वों से बने हुए हैं, ये 5 तत्व आके मिलता है तब कोई इंसान या किसी जीव की उत्पत्ति होती है। तो वो समझ गई और उनको लगा कि अरे वाह, और बहुत तेज बा, लेकिन लड़का बहुत तेज बा, अब एकरे से बियाह हुई। अब बियाह हो गया। उसके बाद क्या, शादी के पहले रात वो जब उसके पास गए ना तो असली रूप पता चल गया। उसके बाद खिसिया के मेहरारू जो है उनको जब बोलने तो ये बेचारा खिसिया के भाग गए, और भाग गया तो भागते भागते दौड़ते दौड़ते एगो पहाड़ी से नीचे गिरलन। तो वह काली माई के चरण में जाके गिरे थे, तो वहीं पे उनको वरदान मिला था कि रात भर में जितना पाना पलट देवे सारा नॉलेज तो रहो जे ज्ञान। और रात भर में जितना पेज पलट दिए उस सारा ज्ञान उसको हो गया, और कालिदास एक कवि बन गए, बहुत विद्वान बन गए। समझ में? ऐसा कहा जाता है, मैं नहीं जानता, सबूत नहीं मेरे पास कुछ भी। तो मैं क्या बोल रहा था कि ये कहानी का रिलेशन यहाँ से कैसे है, समझो। मैं ये बोल रहा था कि उंगलियाँ कै गो देखले रहे? 5 गो। तो का देख रहे नहीं, पहले एगो तई 5 गो। तो सुनो, यहाँ से धारा चला, धारा चला, तो धारा अगर एगो चला तो मान के चलो कि 5 गो क्षेत्र रेखा निकला, ठीक है। तो देखो अब कालिदास कौन है? कालिदास के मेहरारू, आई कालिदास। हेने से 2 गो चलल तो है 10 गो निकाल दिया।
समझ में आया? धारा एगो चला तो क्षेत्र रेखा कै गो, 5 गो, आ 2 गो जा रहा है तो कै गो, 10 गो, कि हमू काहे कम रही हेने से जितना ओकरे हिसाब से निकाल दे रहा था। और इसके संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। तो जैसे जैसे धारा बढ़ा रहे थे वैसे वैसे क्या बढ़ रहा था? चुंबकीय फ्लक्स। तो सीधा संबंध हुआ कि उल्टा संबंध? सीधा संबंध। और चुंबकीय फ्लक्स को हम इस तरह से सूचित करते हैं फाई से। तो फाई में और आई में कैसा रिलेशन है? सीधा रिलेशन है। कहने में भी कितना आसान है, फाई आई, दोनों में सीधा रिश्ता है। आई फाई, बोलो बुझाया कि नहीं है? तो अब बताओ इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फाई समानुपाती आई। फाई जो है आई के क्या है? समानुपाती है। तो देखो एकदम फील हो रहा है ना, एकदम समझ में आ रहा है? ये एकदम फील होना चाहिए तुमको। देखो फाई को अगर फी बोला जाए तब फील बन जाएगा। देखो FIL, तो फाई बोल रहे थे, तो यहाँ पे समानुपाती को हटाते हैं। देखो फील को याद रखोगे तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, FIL, फाई बराबर IL। तो यहाँ पे समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं अगर, तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लिखते हैं, और उस कांस्टेंट की जगह पे हम क्या लिखते हैं? L, और यहाँ पे क्या लिखते हैं? I। तो L क्यों लिखे? L कुंडली के लिए लिखा गया। कुंडली क्या करती है? लोड लेती है, धारा। तो इसलिए लोड के बदले में हमने क्या लिखा है? L लिखा है। और इसी L का नाम है क्या चीज? स्वप्रेरण गुणांक। तो बताओ स्वप्रेरण गुणांक का फॉर्मूला L बराबर क्या होगा? फाई बटा में I। अब ध्यान देना, अगर हम धारा का मान 1 रख दें, मतलब I बराबर 1 एम्पियर रख दें, तो बताओ L का मान क्या आएगा? L बराबर फाई आएगा कि नहीं? फाई बटा 1 लिखोगे तब फाई ना आएगा। अब बोलो L का मान किसके बराबर हो गया? तो यहाँ से अब स्वप्रेरण गुणांक का या स्वप्रेरकत्व का परिभाषा मिलता है कि फाई जो है इसको हम लोग कहते थे चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स को ही हम क्या कह रहे हैं? स्वप्रेरण गुणांक। अब यहाँ से एकदम बढ़िया समझो, है कुंडली है, इस कुंडली में कितना धारा प्रवाहित हुआ? 1 एम्पियर। अगर 1 एम्पियर प्रवाहित हुआ तो इसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो निकला वो फाई के बराबर निकला, और ये जो निकला इसी का नाम क्या है? स्वप्रेरण गुणांक। तो आपसे पूछा जाए कि स्वप्रेरण गुणांक किसको कहते हैं, तो कुंडली में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने से जितना चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक। इसका फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या बोलना है? समझ में आया? फिर से सुनो, अगर हम तुमसे बोलें कि बताओ चुंबकीय फ्लक्स नहीं, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, तो आंसर में सीधे बोलो कि 1 एम्पियर धारा। 1 एम्पियर को एकांक धारा बोलते हैं। समझ में आया? तो 1 एम्पियर के जगह पे अब क्या बोलेंगे? एकांक धारा। तो बोलना है कि कुंडली में, कैसे बोलेंगे? कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित होने से, एकांक धारा प्रवाहित होने से जितना चुंबकीय फ्लक्स बनता है उसे ही स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। समझ में आया? या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। क्लियर हुआ? कौन कौन बताएगा? बताओ सर, चलो बताओ, तुम बताओ क्या बोलोगी? चुंबकीय फ्लक्स। और कौन हाथ उठाया था? हाँ बोलो। स्वप्रेरकत्व। ज्यादातर स्वप्रेरकत्व पूछता है, नहीं तो क्या बोलेंगे? स्वप्रेरण गुणांक बोलेंगे। बहुत अच्छा, बैठो। तो ये सब सबको क्लियर हो गया ना? चलो तो ऐसा करो, पहले इसका डेफिनेशन लिख लो तब ये उतारना। बोलें? किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो, किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो, किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो, एकांक धारा प्रवाहित हो तो
जितना चुंबकीय फ्लक्स बनता है, उत्पन्न होता है, जितना चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, जितना चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, जितना चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, उसे स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। इसे L से सूचित किया जाता है, L, कैपिटल L, इसे L, कैपिटल L लिखिएगा, इसे L से सूचित किया जाता है, इसे L से सूचित किया जाता है। अब यहाँ देखो SI मात्रक इसका समझा दे रहे हैं। मान के चलो आपसे पूछा जाए स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक, स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक, तो यहाँ से पता चल जाएगा। फाई का मात्रक क्या होता है? वेबर। धारा का एम्पियर, यही ना होता है। तब मात्रक क्या बन गया? वेबर को WEB लिख देंगे तो हो जाएगा प्रति एम्पियर के लिए A। समझ में आया? तो आपको याद रखना है स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक क्या होता है? वेबर प्रति एम्पियर। लेकिन परीक्षा में कभी कभी ये नहीं देता है। ओरिजिनल इसका मात्रक देखो, इसके खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है हेनरी, ठीक है। तो इस चीज़ को है जो देख रहा है सब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेनरी। और हेनरी को सूचित करते हैं कैपिटल H से। तो याद रखना है स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। अगर हेनरी नहीं तो क्या बोलेंगे? वेबर प्रति एम्पियर। अब इसको नोट कर लीजिए।